तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का क्लास जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल हम लोग जो भी पढ़े थे उससे आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे कि सामान्य जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें सामान्य जो ब्लीडिंग होता है वो 50 से 100 ml के बीच में होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 13 नंबर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग जो है पढ़िएगा। ठीक है, पीडीएफ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी इसमें क्वेश्चन है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े। ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ। ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है। ठीक है, और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा। आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हीमोग्लोबिन यहाँ पे बोल रहा है AIC पूर्ववर्ती का सीरम ग्लूकोज स्तर सूचित करता है। ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन जो ये टेस्ट है HbA1c ये किस चीज़ को सूचित करता है, इससे क्या होता है। ठीक है, ये चलिए ऑप्शन हमारा फर्स्ट है 2 माह की अवधि, ऑप्शन बी है 3 माह की अवधि, ऑप्शन सी है 1 माह की अवधि,
ऑप्शन जो डी है वो 6 माह की अवधि। यहाँ पे पूर्ववर्ती का सीरम, पूर्ववर्ती यानी कि पिछले को बोला जाता है, ठीक है, पहले का बोला जाता है, पिछले का बोला जाता है। तो पिछले कितने माह की अवधि का जो है ये HbAIC सूचित करता है, ठीक है। क्वेश्चन ये हमारा बोल रहा है। क्वेश्चन को पहले आप लोग समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि HbAIC जो टेस्ट होता है वो टेस्ट जो पिछले कितने अवधि का जो है वो ग्लूकोज की मात्रा को सूचित करता है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। HbAIC जो होता है पिछले 3 माह की जितने भी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा होती है, स्तर यानी उसको बोल सकते हैं, ठीक है, उसी को सूचित करता है। होता यह है कि प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाता है, ठीक है। ये जो है नॉर्मल चीज़ है, कोई जो है बीमारी नहीं है, वो प्रेगनेंसी के टाइम बढ़ता है और जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है ना तो वो फिर अपने आप ऑटोमेटिक वो ठीक भी हो जाता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि सबको हो, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम ये ऐसा होता है, ठीक है। तो इससे घबराने वाली चीज़ नहीं है। तो HbAIC जो होता है वो पिछले 3 माह की जितने भी ब्लड में शुगर है उसी को इंगित करता है, उसकी एक स्तर, एक एवरेज स्तर बताता है कि कितना है, ठीक है। ये याद रखिएगा, HbAIC जो होता है पिछले 3 माह की अवधि को बताता है कि आपके पिछले 3 माह में ब्लड में कितने शुगर है, उसकी स्तर क्या है, कितना घटा है, कितना बढ़ा है, यही सूचित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 14 नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आप लोग को पता होगा जो भी BTSC 10,799 में एग्ज़ाम दिए होंगे कि ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है कि उसका कोई जो है काउंट ही नहीं है। चलिए, गंभीर प्री एक्लेम्सिया के दौरान सिस्टोलिक और डायस्टोलिक BP क्रमशः होता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो भी प्रेगनेंसी के टाइम 2 तरह का एक होता है, एक प्री एक्लेम्सिया, एक होता है एक्लेम्सिया। तो यहाँ पे बात हो रहा है प्री एक्लेम्सिया का। तो प्री एक्लेम्सिया के दौरान सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मान कितना होता है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए है हमारा 120 से 80 mmHg। ऑप्शन बी है 140 से तथा 190 mmHg। ऑप्शन नंबर सी है 160 तथा 110 mmHg और ऑप्शन डी जो है वो बोला 160 तथा 110 mmHg से अधिक। तो देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 140 से 190। सिस्टोलिक कितना हो जाता है 140 और डायस्टोलिक हो जाता है 190। 90। इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए, नॉर्मल एक जो मनुष्य होता है उसका BP कितना होता है, यानी रक्तदाब, जिसको ब्लड प्रेशर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में रक्तदाब बोलते हैं, और 120/80 होता है नॉर्मल। आप सभी को पता है कि 120/80 होता है। तो ये 120/80 mm/Hg होता है। इसको यहाँ पे mm/Hg भी याद रखिएगा। ऑप्शन में जो है mm/Hg देता है, कहीं पे कुछ दे देगा, तो mm/Hg जहाँ पर लिखा होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये 120 जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक। ये ऊपर वाला जो होता है रक्तदाब इसको हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं और नीचे वाला जो 80 होता है इसी को डायस्टोलिक बोलते हैं। तो प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है कि BP की जो मात्रा होती है, रक्तदाब जो होता है यानी BP जो होती है वो बढ़ जाती है और बढ़कर कितना हो जाती है 140/90 हो जाता है, ठीक है। प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है कि दाब जो होता है यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नाभि नाली की औसत लंबाई कितनी होती है, यानी एम्बिलिकल कॉर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो उसकी औसत लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन फर्स्ट है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 50 सेंटीमीटर और
ऑप्शन जो डी है वो है 150 सेंटीमीटर। तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर औसत लंबाई होती है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गर्भावस्था में कार्पस ल्यूटियम जो होता है, कार्पस ल्यूटियम, इसका कार्यात्मक रूप से कब तक सक्रिय होता है? कार्पस ल्यूटियम कार्यात्मक रूप से कब तक सक्रिय होता है? कार्पस ल्यूटियम के बारे में भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसका आंसर जान लीजिए। ऑप्शन जो है हमारा ए है 2 से 4 सप्ताह, ऑप्शन बी है 4 से 6 सप्ताह, ऑप्शन सी है 6 से 8 सप्ताह, ऑप्शन नंबर डी है 10 से 12 सप्ताह। देखिए क्या होता है कि जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो होता है भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। तो भ्रूण का निर्माण होता है तो आप सभी जानते होंगे कि जो भी अंदर जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उसको पोषण कौन देता है? कौन देता है? प्लेसेंटा देता है। प्लेसेंटा से उसको सारा कुछ जो है उसको पोषण प्राप्त होता है। लेकिन आप सोचिए कि जब प्लेसेंटा नहीं बना होगा, ठीक है, प्लेसेंटा जब नहीं बना होगा तब भ्रूण का विकास कैसे होता होगा, भ्रूण का पोषण कैसे होता होगा, ठीक है, डेवलपमेंट उसका कैसे होता होगा? तो वही जो कार्पस ल्यूटियम है, इसी से भ्रूण का विकास होता है, जब तक कि जो प्लेसेंटा है वो नहीं बना है, ठीक है। जैसे ही प्लेसेंटा 10 से 12 सप्ताह में ये बन जाता है, ठीक है, प्लेसेंटा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा कब तक बन जाता है? तो 10 से 12 सप्ताह में प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। जैसे ही प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है उसके बाद कार्पस ल्यूटियम का काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन प्लेसेंटा जब तक नहीं बनता है तब तक भ्रूण का जो विकास होता है उसको पोषण कैसे मिलता है? कार्पस ल्यूटियम से ही पोषण मिलता है, याद रखिएगा। 10 से 12 सप्ताह में इसका निर्माण हो जाता है प्लेसेंटा का। जैसे ही 10 से 12 सप्ताह में प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है उसके बाद कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो नष्ट हो जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है, वो हट जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है। इस क्वेश्चन को कल के क्लास में आप लोग को पढ़ाए थे, अगर याद होगा तो। बच्चे को जन्म देने के लिए सर्विक्स पूर्ण विस्तारित होता है। सर्विक्स को हम लोग जो होता है, सर्विक्स को हिंदी में ग्रीवा भी बोलते हैं, तो दोनों नाम याद रखिएगा, ग्रीवा भी देता है, ठीक है। तो ग्रीवा का पूर्ण विस्तारण यानी कि पूर्ण रूप से फैलाव जो होता है वो किस स्टेज में होता है, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रसव के 4th स्टेज में, प्रसव के 2nd स्टेज में, प्रसव के 1st स्टेज में, प्रसव के 3rd स्टेज में। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, क्या होगा, कल के क्लास में बताए थे, इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। 17 का आप लोग बताइएगा कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या फिर डी होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन एक यहाँ से एक और बन सकता है कि सर्विक्स का पूर्ण विस्तार हो जाता है, ठीक है, यानी पूरा फैलता है। किस स्टेज में फैलता है आप लोग को बता दे रहे हैं, 1st स्टेज में फैलता है, ठीक है। लेकिन ये कितना फैलता है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पूर्ण विस्तारण होता है, लेकिन पूर्ण विस्तारण होता है तो वो कितना सेंटीमीटर तक फैलता है? तो आप लोग याद रखिएगा 10 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक ही वो फैलता है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक फैलता है और किस स्टेज में? 1st स्टेज में, ठीक है। और 2nd स्टेज में क्या होता है कि जैसे सर्विक्स का पूर्ण विस्तारण हो जाता है तो 2nd स्टेज में बेबी का डिलीवर हो जाता है, और 3rd में क्या होता है, प्लेसेंटा डिलीवरी होता है, और 4th स्टेज में आप सभी को पता है कि क्या होता है, ठीक है। कमेंट में बताइएगा 4th स्टेज में क्या होता है। चलिए, ये क्वेश्चन भी कल के क्लास में आप लोग को बताए थे, तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, क्या होगा। 18 का, निषेचित अंड की आरोपण पूर्ण रूप से कब होता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट है निषेचन के 2रे दिन, निषेचन के 4थे दिन, निषेचन के 6 से 7वें दिन और निषेचन के 10 से 11वें दिन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निषेचन के 10 से 11वें दिन
आरोपण हो जाता है। आरोपण कहाँ होता है? तो आरोपण होता है कहाँ पे आप लोग? गर्भावस्था में, ठीक है, सॉरी यूट्रस में, ठीक है, यूट्रस में आरोपण हो जाता है निषेचन के 10 से 11वें दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण मानव के रूप में अंतर किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है दूसरे सप्ताह में, ऑप्शन बी है 8वें सप्ताह में, ऑप्शन सी है 12वें सप्ताह में, ऑप्शन डी है 16वें सप्ताह में। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8वें सप्ताह में, यानी कि दूसरे मंथ से हम लोगों को जो है वो उसका जो है हाथ पैर ये सारा कुछ दिखने लगता है और वो मानव की तरह जो है वो प्रतीत होने लगता है, ठीक है, 8वें सप्ताह में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन के बाद दूसरा कोशिका चरण या ब्लास्टोमेरस पहुंचती है। ऑप्शन फर्स्ट है 30 घंटा बाद, ऑप्शन बी है 4 दिन बाद, ऑप्शन सी है 6 से 7 दिन बाद, ऑप्शन डी है 10 से 11 दिन बाद। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30 घंटे बाद। निषेचन के बाद दूसरा चरण का मतलब यहाँ पे क्या है? देखिए होता क्या है कि निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद यानी कि एग जो है, एग से जाकर स्पर्म क्या हो जाता है? मिल जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो जैसे ही निषेचन हो जाता है उसके बाद क्या होता है? ये एक सेल है, अंड क्या है? एक सेल है, कोशिका है। तो ये जैसे ही निषेचन हो जाता है उसके बाद निषेचन के बाद इस कोशिका क्या होने लगता है? विभाजन होने लगता है। जब विभाजन होगा तभी तो उसका विकास होगा, ठीक है, तभी तो जाकर वो आगे जाकर बड़ा बनेगा। तो जैसे ही निषेचन के बाद क्या होता है कि उसका चरणबद्ध उसका डिवीज़न होता है। पहले एक कोशिका है, फिर उसके बाद 1 से 2 बनेगा और फिर इस 2 कोशिका से फिर ये 2 भाग में बटेगा, फिर ये 2 भाग में बटेगा। ऐसे कर कर के इस सेल का क्या होता है कि डिवीज़न होता है, विखंडन होता है। तो 2 कोशिका चरण का मतलब यही हुआ कि पहले यहाँ पे एक कोशिका थी, एक कोशिका से 2 कोशिका बनी। तो ये बनने में 30 घंटे का समय लगता है और इस चरण को हम लोग ब्लास्टोमेरेसिस भी बोलते हैं या फिर 2 कोशिका चरण बोलते हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निषेचन के बाद 16 कोशिका चरण पहुंचती है, यानी एक कोशिका से 2 कोशिका बनने में कितना समय लगा था? 30 घंटे का समय लगा था। ऐसे ही 16 कोशिका बनने में कितना समय लगेगा? देखिए एक कोशिका है, एक कोशिका से यहाँ पे 2 कोशिका बना, फिर इस 2 कोशिका से बनेगा 4 कोशिका, ठीक है, इस 4 कोशिका से बनेगा 16 कोशिका। तो इस 16 कोशिका बनने में, कोशिका यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल, ठीक है, सेल। तो इस 16 कोशिका बनने में कितना दिन का समय लगेगा? ऑप्शन हमारा फर्स्ट है दूसरे दिन, ऑप्शन बी है चौथा दिन, ऑप्शन सी है 6 से 7 दिन, ऑप्शन डी है 10 से 11 दिन। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, चौथे दिन पर 16 कोशिका बन जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखते हैं। चलिए 22 नंबर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, इसको समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जोना हैचिंग की प्रक्रिया किस दिन होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर डिटेल में इसको हम समझाएंगे कि आखिर जोना हैचिंग जो है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट है निषेचन के दूसरे दिन, ऑप्शन बी है निषेचन के चौथे दिन, ऑप्शन जो सी है वो है यहाँ पे आप लोग निषेचन के 6 से 7वें दिन, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो निषेचन के 10वें दिन
10 से 11वें दिन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 से 6 से जो है 7 दिन में ये क्या हो जाती है, जूना हैचिंग की प्रक्रिया होती है। तो हम लोग जानते हैं आखिर जूना हैचिंग की प्रक्रिया क्या है। तो आप लोग एक जो है निषेचन की प्रक्रिया जानती होंगी, IVF, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो IVF में क्या होता है कि यहाँ पे IVF में देखिए क्या होता है कि एक फीमेल होती है और एक मेल होता है। तो फीमेल से क्या कर लिया जाता है कि एग निकाल लिया जाता है और मेल से स्पर्म निकाल लिया जाता है। और ये दोनों निकाल करके उसके बाद क्या हो जाता है कि लैब में जो है रासायनिक रूप से दोनों का क्या किया जाता है कि दोनों को मिलाया जाता है और भ्रूण का निर्माण किया जाता है। जैसे ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन बाद क्या किया जाता है कि जूना हैचिंग जो है एक ट्यूब होता है, उसी ट्यूब के माध्यम से जो फीमेल होती है उसके जो यूट्रस होता है और उस यूट्रस में वो भ्रूण को क्या कर दिया जाता है कि डाल दिया जाता है। तो वही IVF प्रक्रिया में क्या किया जाता है, जूना हैचिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। कितने दिन बाद, निषेचन के 6 से 7 दिन बाद। किस प्रक्रिया में, किस निषेचन में, IVF एक क्या है कि IVF एक कृत्रिम क्या है, निषेचन है। इसी निषेचन में जूना हैचिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है और वो कब किया जाता है, निषेचन के 6 से 7 दिन बाद, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परिपक्व प्लेसेंटा में लगभग कितना रक्त की मात्रा होती है। जो भी आप लोग के मन में डाउट होना तो कमेंट में ज़रूर वो क्वेश्चन पूछिएगा, अगले क्लास में आप लोग का डाउट जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो परिपक्व यानी कि मैच्योर प्लेसेंटा में रक्त की मात्रा कितना होता है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट है 500 ml, ऑप्शन बी है 150 ml, ऑप्शन नंबर सी है 1000 ml, ऑप्शन नंबर डी है 50 ml। तो हमारा जो है ऑप्शन ए 500 ml राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मातृ मृत्यु दर की गणना की जाती है। कैसे हम लोग गणना करेंगे, ठीक है, किस आधार पे गणना करेंगे, मातृ मृत्यु दर जो है वो कितना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रति 1000 माताओं की संख्या पे, ऑप्शन बी जो है वो है प्रति 1000 जनसंख्या पे, ऑप्शन नंबर सी है प्रति 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों की संख्या पर, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका पूरा फॉर्मूला क्या होता है कि मातृ मृत्यु दर बट्टा जो होता है, बट्टा में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या और गुने 1 लाख होता है, ठीक है। ऊपर में क्या हो जाएगा, मातृ मृत्यु दर, ठीक है, मातृ मृत्यु यानी कि कितना मातृ मृत्यु हुआ है, और बट्टा में कितने जो है वो बच्चे जन्म लिए हैं और गुना किया जाता है 1 लाख से। इसी को यहाँ पर लिखा है प्रति 1 लाख जीवित जन्मों की संख्या पर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन जो है फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि गर्भनाल का संक्रमण यानी इन्फेक्शन को रोकने के लिए कार्ड को नाभि से कितनी दूरी पर काटना चाहिए। देखिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो है 2 से 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 3 से 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है वो है 4 से 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 7 से 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 4 से 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है मान लीजिए ये बच्चा है, ठीक है,
ये बच्चा से नाभि निकला रहता है और ये नाभि जो होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, नाभि से क्या जुड़ा रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, और इस अम्बिलिकल कॉर्ड के एक लास्ट छोर पे ये क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा हो जाएगा। तो बच्चे के ये नाभि हो गया। इस नाभि से हम लोग 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अम्बिलिकल एक कॉर्ड होता है, ठीक है, उसी को हम लोग लगाते हैं। तो बच्चे के नाभि से 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे कट करना चाहिए नाभि को, ठीक है, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड को बच्चे के नाभि से। ये हमारा बच्चा हो गया। इस नाभि से, यहाँ पे नाभि है बीच में, इस नाभि से 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना चाहिए। और क्यों इतना दूरी पे, इन्फेक्शन की दूरी, इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है, इससे इन्फेक्शन का बचाव होता है। यहाँ पे 26 नंबर आया क्वेश्चन, फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेबर रूम का तापमान होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए। देखिए ये सारा कुछ जो है आप लोग को याद करना पड़ेगा और इसके लिए आप लोग को PDF लेना पड़ेगा। PDF के लिए यहाँ पे हम नंबर लिख दे रहे हैं, शुरू में बताए भी थे, फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पे 87 89 69 42 29 इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सअप कीजिए। आप लोग को ये PDF मिल जाएगा, आप लोग को लिखना नहीं पड़े, इसके लिए हम बता रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 डिग्री सेंटीग्रेड और 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा बी नंबर जो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, वो राइट आंसर हो जाएगा। लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यहाँ पे जो मात्रा होता है उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सेंटीग्रेड के जगह फ़ारेनहाइट भी दे सकता है, सेल्सियस कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे लास्ट में आप लोग ज़रूर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सेंटीग्रेड को। तो कितना होना चाहिए, 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो 8853 जो है क्वेश्चन, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली बार गर्भवती हुई एक महिला में ग्रीवा का फैलाव। देखिए यहाँ पे हम बोल रहे थे ना कि सर्विक्स के जगह ग्रीवा भी लिखता है, तो आप लोग दोनों नाम याद रखिएगा कि ग्रीवा का फैलाव अधिकतम दर होता है, यानी कि कितना प्रति घंटा या मिनट, कितना सेकेंड, कुछ भी आप लोग जो जानते हैं, ठीक है, उसका दर क्या है, प्रति घंटा कितना फैलाव अधिकतम होगा। एक जो पहली बार गर्भवती महिला है उसका यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी है 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी है 4 सेंटीमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी है 5 सेंटीमीटर प्रति घंटा। तो राइट हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा। यानी पहली बार जो महिला गर्भवती हुई है उसके सर्विक्स का फैलाव 1 घंटा में 3 सेंटीमीटर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अभी वैकेंसी जो है नहीं निकला है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा वैकेंसी निकलेगा और वो जल्द ही क्लियर होगा। आप लोग को एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए भी मौका नहीं देगा, इसलिए आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिए। पहले से जो प्रिपेयर रहेगा ना उसी का एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम कितना टफ हो रहा है, ठीक है, कितना कंपटीशन लेवल बढ़ गया है। तो आप लोग पहले से तैयारी रखिए ताकि एग्ज़ाम जो भी निकले, वैकेंसी निकले, और एग्ज़ाम कब ले नहीं ले इसका कोई टेंशन नहीं हो आपके पास। पहले से आप लोग प्रिपेयर रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। इस क्लास का PDF आप लोग को लेना होगा तो व्हाट्सएप पे ज़रूर आप लोग मैसेज कीजिए, या आप लोग को PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।